आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं जो जो हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारे समाज के ताने-बाने से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। हाँ, तो आज हमारे सामने जो दस्तावेज और अध्ययन सामग्री है, वे भारतीय समाज की उस मूल पहचान का विश्लेषण करते हैं, जिसे हम विविधता कहते हैं। मतलब जिसे अक्सर डाइवर्सिटी कहा जाता है। सही कहा। हमारा आज का मिशन सिर्फ सतही बातों को दोहराना नहीं है, बल्कि इस बात की तह तक जाना है कि विविधता असल में है क्या। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि कैसे हम अक्सर अनजाने में विविधता और असमानता को एक ही तराजू में तौलने की भ्रांति पाल लेते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी खाई है। एकदम। इसके साथ ही हम इस बात का भी एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करेंगे कि कैसे हमारे भूगोल और हमारे इतिहास ने मिलकर सदियों से हमारे खान-पान और हमारी पूरी जीवन शैली को आकार दिया है। सच कहूं तो हम अपने आसपास इन शब्दों का इतनी बार इस्तेमाल करते हैं कि कई बार इनके असली मायने धुंधले पड़ जाते हैं। हाँ, ये तो है। आज के हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को जानना नहीं है। हम उन तथ्यों के पीछे काम कर रहे सामाजिक और भौगोलिक विज्ञान को समझेंगे। जब हम किसी समाज को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं, तभी हमें उस समाज की असली तस्वीर दिखाई देती है। और हम इस संरचना को समझने के लिए हमारे आज के दस्तावेज हमें दिल्ली के जनपद के एक बेहद व्यस्त चौराहे पर ले जाते हैं। वो साइकिल वाले व्यक्ति और अखबार बेचने वाले बच्चे की कहानी। बिल्कुल। ये एक ऐसी घटना है जो दिखने में तो एक साधारण सी मुलाकात लगती है, लेकिन अपने अंदर पूरे समाज का अक्स समेटे हुए है। दृश्य कुछ ऐसा है कि ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है। एक व्यक्ति साइकिल पर सवार है जो देखने से एक पढ़ा लिखा शहरी नागरिक लगता है, और शायद अंग्रेजी भी जानता है। जी हाँ। उसी वक्त एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आता है। उस लड़के के हाथ में अंग्रेजी का अखबार है, लेकिन उसके अपने कपड़े फटे पुराने हैं। वो वहां अखबार बेचकर अपना गुजारा करता है। जब साइकिल सवार व्यक्ति उससे हिंदी का अखबार मांगता है, तो वो छोटा लड़का एकदम ठिठक जाता है। उसे हैरानी होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में जो अंग्रेज जैसा लगता है, वो हिंदी कैसे पढ़ सकता है। उस बच्चे की हैरानी बहुत स्वाभाविक है। अगर हम इस बातचीत के मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें, तो उस बच्चे ने दुनिया को जिस नजरिए से देखा है, उसमें भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक क्लास मार्कर है, यानी वर्ग का प्रतीक। उसके लिए अच्छे कपड़े पहनने वाले और साइकिल पर चलने वाले लोग एक अलग ही दुनिया के हैं, जिनकी भाषा अंग्रेजी है। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे समाज में भाषा और पहनावा हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतीक बन जाते हैं। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। फिर जैसे जैसे दोनों के बीच थोड़ी और बातचीत होती है, तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। दोनों का नाम एक ही है, समीर। ये एक बहुत ही सुंदर इत्तेफाक है। बिल्कुल। इस समानता के बाद वे अपनी पहचान तय करते हैं। साइकिल वाला व्यक्ति समीर 1 बन जाता है और अखबार बेचने वाला लड़का समीर 2। जी। अब अगर हम इनके जीवन को देखें, तो समीर एक स्कूल जाता है, उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती हैं, और वो एक हिंदू परिवार से आता है। दूसरी ओर समीर 2 सिर्फ हिंदी बोल पाता है। वो कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं गया। और वो मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और मुस्लिम है। हाँ, दोनों में एक तरह की दोस्ती हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरठ में सांप्रदायिक तनाव और दंगे हो जाते हैं। समीर 2 अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है, और उसके बाद वो लड़का उस जनपद के चौराहे पर कभी दिखाई नहीं देता। ये बहुत ही मार्मिक है। ये घटना भले ही एक छोटी सी कहानी लगे, लेकिन ये हमें सीधे हमारे आज के मुख्य विषय के केंद्र में ले जाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल। इस कहानी का अगर हम समाज शास्त्रीय विश्लेषण करें, तो ये समीर 1 और समीर 2 के माध्यम से भारत की 2 अलग-अलग सच्चाइयों को हमारे सामने रखती है। और यहीं हमें वो रेखा खींचनी होगी जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। जी हाँ, दोनों के बीच जो धर्म का अंतर है, एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, और जो भाषा का अंतर है, वो हमारी विविधता या सांस्कृतिक बहुलता का हिस्सा है, यानी डाइवर्सिटी। सही कहा। विविधता का सीधा सा अर्थ है समाज में अलग-अलग मान्यताओं, भाषाओं, त्योहारों और जीवन शैलियों का एक साथ मौजूद होना। लेकिन समीर 2 का स्कूल न जा पाना उसकी गरीबी विविधता नहीं है। एकदम सही। उसका फटे पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर होना और इतनी छोटी सी उम्र में सड़क पर अखबार बेचना, इसे हम किसी भी रूप में विविधता नहीं कह सकते। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक खामी है।
तो ये वो बिंदु है जहां हमें विविधता और असमानता के बीच के फर्क को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि हम सड़क पर किसी गरीब बच्चे को देखकर उसे भारत के विविध ताने बाने का हिस्सा मान लें। जबकि असल में वो बुनियादी मानव अधिकारों के अभाव का शिकार है। दस्तावेजों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इसे ही हम असमानता या गैरबराबरी कहते हैं। और ये असमानता पैदा कैसे होती है? असमानता तब पैदा होती है जब समाज के एक हिस्से के पास उन संसाधनों, अवसरों या पैसों तक पहुंच ही नहीं होती जो दूसरे हिस्से के पास आसानी से उपलब्ध है। समीर 2 के पास वो अवसर ही नहीं था कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए गरीबी और अमीरी को विविधता के रूप में देखना एक बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से समाज में मौजूद अवसरहीनता के रूप हैं। अगर हम इसे और भी बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो इन दस्तावेजों में जाति व्यवस्था का बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था पूरी सांस्कृतिक विविधता नहीं थी, ये असमानता का एक बेहद कठोर और संस्थागत रूप था। समाज को अलग अलग समूहों में इस आधार पर बांट दिया गया था कि वे क्या काम करेंगे। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उस समूह को या उस काम को बदल नहीं सकता था। जी, जन्म से ही आपके अवसर सीमित कर दिए गए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। विविधता वो है जिसका हम जश्न मना सकते हैं, लेकिन असमानता एक गहरी सामाजिक चुनौती है जिसे दूर करने की जरूरत है। एकदम सही विश्लेषण है ये। अब अगर हम असमानता की इस जमीनी सच्चाई से आगे बढ़कर उस विविधता की बात करें जो वाकई हमारी संस्कृति को समृद्ध करती है, तो दस्तावेजों में भूगोल और इतिहास का जो गठजोड़ दिखाया गया है वो बेहद रोमांचक है। सच में, ये समझने के लिए कि भौगोलिक नियति कैसे किसी समाज का पूरा ढांचा तय करती है, हमारे स्रोतों में 2 बिल्कुल विपरीत क्षेत्रों की तुलना की गई है। सुदूर उत्तर में स्थित लद्दाख और एकदम दक्षिण में स्थित केरल। जब हम भूगोल और संस्कृति के इस रिश्ते की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि किसी भी जगह की संस्कृति एक दिन में नहीं बनती। वो उस जगह की मिट्टी, तापमान और उन ऐतिहासिक रास्तों से होकर गुजरने वाले लोगों से आकार लेती है। तो चलिए पहले इस भौगोलिक विश्लेषण की शुरुआत लद्दाख से करते हैं। जो दस्तावेज हमारे पास हैं वे बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा ये इलाका महज एक ठंडी जगह नहीं है। वो एक ठंडा रेगिस्तान है। जी हाँ, ठंडा रेगिस्तान। यहाँ की भौगोलिक स्थितियां इतनी कठोर हैं कि बारिश का नामो निशान नहीं होता, और ये पूरा क्षेत्र साल के एक बहुत बड़े हिस्से तक बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। पेड़ पौधे ना के बराबर हैं। यहाँ के लोगों का संघर्ष इस तरह का है कि पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी उन्हें गर्मियों में बर्फ के पिघलने का इंतजार करना पड़ता है। और यही वो बिंदु आता है जहाँ भूगोल अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। इतनी कठोर जलवायु में खेती करना लगभग असंभव है, इसलिए वहाँ के समाज ने पशुपालन का सहारा लिया। और ये कोई साधारण पशुपालन नहीं है। वे खास प्रजाति की बकरियां पालते हैं जिनसे उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन पश्मीना ऊन मिलता है, जो बहुत कीमती होता है। बिल्कुल। ये पश्मीना ऊन सिर्फ उनके पहनने के काम नहीं आता, बल्कि ये उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लद्दाख के लोग इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे वे मशहूर पश्मीना शॉलें बनती हैं जो पूरी दुनिया में बिकती हैं। सही कहा। इसके अलावा खेती न होने के कारण वहाँ के खान पान में मांस, दूध, मक्खन और चीज का वर्चस्व है। हर परिवार के पास अपनी गायें, बकरियां और याक होते हैं। ये तो हुई उनके दैनिक जीवन की बात जो उनके भूगोल ने तय की। लेकिन दस्तावेजों में एक और परत है, ऐतिहासिक व्यापार मार्गों की। लद्दाख सिर्फ एक अलग थलग पड़ा बर्फीला रेगिस्तान नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये प्राचीन सिल्क रूट या रेशम मार्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपनी भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद लद्दाख सदियों तक एक व्यस्त व्यापारिक मार्ग रहा। यहाँ के पहाड़ी दर्रों से होकर बड़े बड़े व्यापारी काफिले मध्य एशिया से तिब्बत की ओर जाते थे। और ये काफिले अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे, वे अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया और विचार लेकर चलते थे। धर्म भी। इसी रास्ते से होकर बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत पहुंचा। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण ही लद्दाख को आज भी छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक ठंडे रेगिस्तान का कठोर भूगोल भी उसे वैश्विक व्यापार से अलग नहीं रख सका। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे पश्मीना की गर्माहट और तिब्बत जाने वाले रास्तों ने लद्दाख की पूरी कहानी लिख दी। अब इस बर्फीले परिदृश्य से सीधे चलते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम कोने की ओर, यानी केरल।
दस्तावेजों ने केरल का जो चित्र खींचा गया है वो लद्दाख के ठीक उलट है। यह एक ऐसा राज्य है जिसके एक तरफ अरब सागर की लहरें हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ हैं। और इन पहाड़ियों की जो सबसे बड़ी खासियत है जिसने पूरी दुनिया के इतिहास की धारा बदल दी, वो है यहाँ पैदा होने वाले मसाले, काली मिर्च, लौंग और इलायची। अगर हम इस इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो इन मसालों को ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता था। केरल की इस खास जलवायु ने ही वैश्विक व्यापार के एक नए युग की शुरुआत की। दस्तावेजों के अनुसार इन्हीं मसालों की खुशबू थी जिसने रोमन साम्राज्य के बाद अरबी और यहूदी व्यापारियों को केरल के तटों तक खींचा। ये एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस आज से लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। इसका मतलब ये है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश किसी साम्राज्यवादी विस्तार से नहीं बल्कि व्यापारिक रास्तों से बहुत पहले ही हो चुका था। और ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। करीब 700 साल पहले मोरक्को के मशहूर यात्री इब्न बतूता ने केरल की यात्रा की। उन्होंने लिखा है कि कैसे केरल में मुसलमानों का बहुत सम्मान था। और फिर 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला। देखा जाए तो केरल का वो समुद्री तट एक ऐसा चुंबक बन गया था जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा था। और जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग किसी एक जगह पर आते हैं तो वे अपनी संस्कृति के कुछ हिस्से वहां छोड़ जाते हैं। केरल की संस्कृति में ये प्रभाव बहुत गहराई तक रचा बसा है। दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है इसका। केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होते हैं वे बिल्कुल चीनी जालों की तरह दिखते हैं, जिन्हें चीना वला कहा जाता है। जी। और रसोई में तलने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल होता है उसका नाम चीना चट्टी है। इन शब्दों में जुड़ा चीना शब्द सीधे तौर पर चीन के साथ उनके गहरे व्यापारिक संबंधों की गवाही देता है। तो जहां लद्दाख का भूगोल वहां के लोगों को मांस और डेयरी उत्पादों पर निर्भर करता है, वहीं केरल की उपजाऊ जमीन और समुद्र के कारण वहां का मुख्य भोजन चावल, मछली और सब्जियां बन गया। अगर हम लद्दाख और केरल के इन दोनों विश्लेषणों को एक साथ रखकर देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों का भूगोल विपरीत है, लेकिन ऐतिहासिक विकास में एक कमाल की समानता है। दोनों ही जगहें दुनिया भर के व्यापारियों, खासकर चीनी और अरबी व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं। केरल की भौगोलिक स्थिति ने उसे मसालों का केंद्र बनाया और लद्दाख ने पश्मीना को जन्म दिया जिसने काफिलों को आकर्षित किया। इसका मतलब ये है कि जिसे हम आज एक स्थिर स्थानीय संस्कृति मानकर चलते हैं, वो असल में सदियों के प्राचीन ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, उसमें अनजाने ही कितने युगों का इतिहास शामिल है। जब अलग अलग विचारों और खान पान का इस तरह से मिलन होता है तभी एक मिश्रित और समृद्ध संस्कृति का जन्म होता है जिसे हम भारत की पहचान मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी देश में इतनी सारी विविधताएं हों तो वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ एक राष्ट्र के रूप में पिरोकर रखता है? यह इतिहास का एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और हमारे दस्तावेज इसका उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खोजते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करना शुरू किया तो उनका आकलन बहुत सीधा था। उन्हें लगा कि जहाँ के लोग एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझते वहाँ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना सबसे आसान होगा। उन्हें लगा कि ये विविधताएं हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। लेकिन भारतीय समाज ने अपनी उसी विविधता को अपनी सबसे बड़ी ढाल में बदल दिया। आज़ादी की लड़ाई किसी एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं थी। अलग अलग धर्मों और भाषाओं वाले लोगों ने एक साझा मोर्चा खोला। और इस सामूहिक चेतना का सबसे भावुक उदाहरण हमें दस्तावेजों में जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में मिलता है। 1919 की वो घटना सिर्फ क्रूरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। अमृतसर के उस बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और जब उस ब्रिटिश जनरल ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं तो वहां मरने वाले किसी एक समुदाय के नहीं थे। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, अमीर, गरीब, महिलाएं और पुरुष सब एक साथ उस जमीन पर गिरे थे। और उसी घटना के बाद जो गीत लिखा गया, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, उसका जिक्र भी इन दस्तावेजों में है। इस गीत की पंक्ति है, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। ये पंक्ति दर्शाती है कि पहचान चाहे जो भी हो, आज़ादी के लिए बहाया गया खून एक ही रंग का था। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी
प्रतिरोध का एक साझा बैनर बन गया था। दस्तावेजों में इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज का उल्लेख किया गया है। नेहरू जी का विश्लेषण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने लिखा कि भारतीय एकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से थोपी गई हो, ये हमारी अपनी मिट्टी से उपजी है। और यहीं से वो अमर वाक्य निकल कर आया, अनेकता में एकता, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी उसी अनेकता में एकता की अभिव्यक्ति है। तो अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें तो सबसे बड़ी बात ये उभर कर आती है कि विविधता सिर्फ अलग दिखने का नाम नहीं है, ये ऐतिहासिक यात्राओं और विचारों के आदान प्रदान का परिणाम है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए समीर, दो जैसी कहानियां विविधता नहीं बल्कि असमानता है जिसे दूर करना जरूरी है। तो श्रोताओं, जब हम अपनी पसंद का कोई नया खाना खाते हैं या दूसरे राज्य के त्योहार में शामिल होते हैं तो हम अनजाने में सदियों पुरानी ऐतिहासिक यात्राओं का हिस्सा बन रहे होते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते इस पूरे संदर्भ को अगर हम आज के डिजिटल युग में रख के देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जिन भौगोलिक दूरियों ने सदियों का समय लेकर भारत की इस अनेकता में एकता को जन्म दिया था, आज इंटरनेट के जरिए वे दूरियां खत्म हो गई हैं। विचार अब सेकंडों में पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस अंधाधुंध रफ्तार में एक नई तरह की समरूप वैश्विक संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में हमारी वे स्थानीय विविधताएं खत्म हो जाएंगी जो हमें अलग बनाती थीं? ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये डिजिटल विविधता हमें करीब लाएगी या हमारी मूल पहचान को मिटा देगी। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपको समाज को एक नई नज़र से देखने में मदद करेगा। धन्यवाद।